हेलो एंड वेलकम टू माय प्रोग्राम। आपका लेसन है आज एमजेएमसी सेकंड सेमेस्टर के लिए है मीडिया मैनेजमेंट। उसमें आज हम बात करेंगे हमारे मेन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग जो दो संस्थाएं हैं उसमें से एक AIR ऑल इंडिया रेडियो, उसके बारे में उसके स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में आज बात करेंगे कि वो कैसे संचालित होता है, AIR कैसे संचालित होता है, उसका क्या पैटर्न है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इसको जानना चाहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर और प्राइवेट ब्रॉडकास्टर में बहुत बड़ा अंतर होता है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर जो होता है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, पब्लिक को डिवोटेड होता है और आमतौर पे ये एक गवर्नमेंट फंडेड संस्था होती है। लेकिन इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो सूचना, लोगों को अच्छे से सूचित करना होता है, उनको एजुकेट करना होता है और उनका जो है एंटरटेनमेंट करना होता है। तो लोगों के एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर जो है उसका गठन किया जाता है और सरकार उसमें अपनी पॉलिसीज़ जो हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उनको भी प्रचारित करते हैं। जो लोक हित में पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, जो डेवलपमेंट विकास के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको वो प्रसारित करते हैं। जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका जो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है वो 209 सेंटर्स का है और लगभग 3000 के करीब इसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और जो 2013 का शायद एक्सपेंडिचर है, ये 450 करोड़ रुपए जो है इसका बजट था उस ईयर में, उससे भी ज़्यादा। ये ब्रॉडकास्टिंग जो है एवरेज 23 आवर्स डेली होती है और 26 लैंग्वेजेस में होती है, 146 डायलेक्ट्स में होती है। और जो इंडियन लैंग्वेजेस 26 है उसमें, और 146 डायलेक्ट में ये ब्रॉडकास्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। और इसमें एंटरटेनमेंट और कमर्शियल सर्विसेज भी शामिल है। एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, एक्सटर्नल सर्विसेज जो है वो 16 फॉरेन लैंग्वेजेस में होती है और 10 इंडियन लैंग्वेजेस में, यानी हम विदेशों की 16 लैंग्वेजों में यहाँ से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं और अपने देश की 10 लैंग्वेजेस में एक्सटर्नल यानी कि दूसरे देशों में प्रसारण हेतु यहाँ से प्रसारित करते हैं प्रोग्राम्स। अब देखिए ये कौन करता है। Organizational structure refers to the systematic arrangement of the component parts of and positions of an organization. Systematic क्या सिस्टम है, यानी अगर लेडर क्या है इसका, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये कैसे चलायमान है, कैसे इसको चलाया जाता है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं कि टॉप पे को है, मिडल में कौन है, बॉटम में कौन है और कौन लोग इसको चलाते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हम कहलाता है। कौन सबसे बड़ा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, इस तरीके से हम बात करेंगे। इसमें जो है स्पेशलाइजेशन की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं लोगों की, कौन किस क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड है, उसमें उसका क्या रोल है, और इस तरीके से अथॉरिटी का स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर इसमें समझा जा सकता है। और इस तरीके से हम इसको आज यहाँ पे जानेंगे। ऑल इंडिया रेडियो जो है वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वावधान में काम करता है। और ये जो हमारी PBBCI है, यानी प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अंडर है, जो कि I&B मिनिस्ट्री में आता है। इसका मेन अथॉरिटी जो है, जो कि मेन अथॉरिटी है, वो डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल के अंडर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है। डायरेक्टर जनरल जो है वो आंसरेबल होता है बोर्ड को, प्रसार भारती बोर्ड को, यानी उसकी आंसरेबिलिटी प्रसार भारती बोर्ड को होती है सिर्फ। और सारे ऑर्गेनाइजेशन की जो आंसरेबिलिटी है, जो लोग करने वाले, काम करने वाले हैं, उसको चलाने वाला एक आदमी जो है, जो इसका निगरान है, वो डायरेक्टर जनरल है। और डायरेक्टर जनरल, एज फार एज ऑल इंडिया रेडियो इज़ कंसर्न, डायरेक्टर जनरल इज़ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इज़ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस बीइंग ए सेंसिटिव पोस्ट, द रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड कौन डायरेक्टर जनरल बन सकता है, जिसका एक वाइड कल्चरल बैकग्राउंड हो, जिसको इंडियन कल्चर के बारे में अच्छे से जानकारी हो और अच्छे से इंडियन कल्चर को जानता हो,
और जिसका इनिशिएटिव और टैक्ट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्ट जो बहुत ज़बरदस्त अच्छे से क्वालिफाइड हो एडमिनिस्ट्रेशन में, और जिसको कमिटमेंट हो लोगों के प्रति, ब्रॉडकास्टिंग के प्रति, और उसकी क्वालिटीज़ जो है लीडरशिप की बहुत हाई होनी चाहिए, बहुत ही हाई होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सीजनड और बहुत ही अच्छे रैशनल माइंड का आदमी होना चाहिए। वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने वाला आदमी जो है, उसको सेंस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए, पीपल का पल्स पे हाथ होना चाहिए, अपने देश के हर क्षेत्र के कोने कोने के आदमियों के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, उनके कल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी सोशल स्थिति, सामाजिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ही आदमी जो है यहाँ पे आ सकता है। बहुत बार यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया गया, और आईएएस ऑफिसर्स का रोल जो है वैसे अच्छे से देखा नहीं गया इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन आईएएस ऑफिसर्स को डिप्यूट किया जाता है, और यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं, मतलब डायरेक्टर जनरल के पद पे आ जाते हैं, आसीन होते हैं। तो डायरेक्टर जनरल जो है मेन अथॉरिटी, मेन हेडिंग पॉइंट है, मतलब अपॉइंटमेंट है। इनको मदद करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स होते हैं, अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल जिनको हम बोलते हैं, और डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम के कंपार्टमेंट्स जो होते हैं, अब यहाँ से थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। प्रोग्रामिंग सेक्शन का अलग से एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है, न्यूज़ सेक्शन का अलग से डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है। इसी प्रकार से जो डिफरेंट स्टेशंस की देख रेख के लिए जोनल जो जोन्स है, डिफरेंट जोन्स हैं इंडिया में, उनके जोनल हेड्स जो होते हैं, उनके जोनल हेड्स जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स होते हैं या डिप्टी डायरेक्टर जनरल होते हैं, जोनल हेड्स या रीजनल हेड्स। इस तरीके से काम बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम के कंपार्टमेंट्स जो होते हैं, अब यहाँ से थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। प्रोग्रामिंग सेक्शन का अलग से एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है, न्यूज़ सेक्शन का अलग से डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है। इसी प्रकार से जो डिफरेंट स्टेशंस की देख रेख के लिए जोनल जो जोन्स है, डिफरेंट जोन्स हैं इंडिया में, उनके जोनल हेड्स जो होते हैं, उनके जोनल हेड्स जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स होते हैं या डिप्टी डायरेक्टर जनरल होते हैं, जोनल हेड्स या रीजनल हेड्स। इस तरीके से ये काम बढ़ जाता है। इस तरीके से ये काम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क हो जाता है। काम का बोझ जो है डायरेक्टर जनरल के कंधों से इन पे आ जाता है, और ये डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट करते हैं अपने काम, अपना अपना क्षेत्र अब बढ़ जाता है। प्रोग्रामिंग है, ठीक है, और उसके बाद फाइनेंसिंग है, उसके बाद कमर्स। हर स्टेशन का एक स्टेशन डायरेक्टर होता है, और जो बड़ा स्टेशन होता है उसका स्टेशन डायरेक्टर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल के रैंक का होता है। बाकी जो है डायरेक्टर के होते हैं, रैंक के होते हैं। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रमोशन से आए होते हैं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग में काम किया होगा, जिस विभाग में जिसने काम किया होगा, और उसकी एंट्री जो है कम से कम जो है उसके, अगर वो प्रोग्रामिंग सेक्शन में है, पहले क्या होता था कि अगर प्रोग्रामिंग सेक्शन में मैं असिस्टेंट प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर हूँ, असिस्टेंट प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर यानी असिस्टेंट प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव या प्रोड्यूसर हूँ, तो मेरा फिर प्रोड्यूसर हो जाता था, क्या नाम, प्रमोशन प्रोड्यूसर से असिस्टेंट डायरेक्टर होता था। असिस्टेंट डायरेक्टर से आप इस तरीके से आप इसको हायरार्की को समझेंगे, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, फिर प्रोड्यूसर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, और फिर होता था डिप्टी डायरेक्टर जनरल, या फिर उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और फिर डायरेक्टर जनरल। ये अगर आप नीचे से ऊपर आ जाते हैं, आप समझ गए कि अगर आपका प्रमोशन है, आपकी अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोड्यूसर के हिसाब से हुई है, यानी प्रोग्रामिंग में जो असिस्ट करता है प्रोड्यूसर को, फिर आपकी वहाँ से प्रमोशन हो जाती है, आप प्रोड्यूसर बन जाते हैं। कुछ ईयर के एक्सपीरियंस के बाद प्रोड्यूसर का एक्सपीरियंस जो है बढ़ता है, काम एडमिनिस्ट्रेटिव भी मिलता है और प्रोग्रामिंग प्रोड्यूस करने का भी मिलता है। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता है, यानी वो डायरेक्टर को असिस्ट करता है, जहाँ से डिप्टी डायरेक्टर भी वो बनता है। डिप्टी डायरेक्टर इज़ वन मोर एडवांसमेंट, और उसके बाद वो डायरेक्टर बनता है। वो डायरेक्टर से वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल बन जाता है, वो डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल से एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और उसके बाद वो डायरेक्टर जनरल तक पहुँच सकता है। तो
बहुत से तरीक़ों से ये होता है। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी हो जाती है इसकी क्या नाम पदों की। और डायरेक्टर जो है उसका रैंक जो है इक्वलेंट, जो बड़े स्टेशन का डायरेक्टर है, इक्वलेंट टू द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर जनरल होता है। जो न्यूज़ का चीफ होता है, न्यूज़ डिवीज़न का चीफ होता है, वो भी डिप्टी डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल रैंक का होता है। और न्यूज़ में न्यूज़ एडिटर्स होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, और प्रोड्यूसर्स, न्यूज़ प्रोड्यूसर्स होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, और बहुत सारा स्टाफ न्यूज़ का होता है जहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं और रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज़ डेस्क होता है, वैसे ही जैसे हर जगह होता है। तो इस तरीके से ये आकाशवाणी का ये न्यूज़ सेक्शन जो है वो बहुत बड़ा कंपोनेंट है आकाशवाणी का, वो काम करते हैं। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग होते हैं, प्रोग्राम्स जो बनते हैं, जो अलग अलग प्रोग्राम बनते हैं ऑडियो के, उन प्रोग्राम्स में जैसे नाटक बनते हैं, जैसे फीचर बनते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज ऑडियो की बनती है जो सुनाई देती है वहाँ पे, उनका जो प्रोग्रामिंग बनाने वाले होते हैं उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं, और उसकी वो डायरेक्टर के देख रेख में काम करते हैं, स्टेशन डायरेक्टर की देख रेख में काम करते हैं, और उनको असिस्ट करने वाले बहुत सारे और लोग होते हैं। और अब इस तरह से जो है ट्रांसलेटर्स होते हैं, न्यूज़ रीडर्स होते हैं, अनाउंसर्स होते हैं, ये सारे जो है पद ये न्यूज़ डिवीज़न में भी होते हैं, प्रोग्रामिंग में होते हैं न्यूज़ डिवीज़न में, लेकिन न्यूज़ का अनाउंसर नहीं होता है, वहाँ पे अनाउंसर होता है जो प्रोग्रामिंग अनाउंसर होता है। तो इस तरीके से ये चलता है। ये क्योंकि टेक्निकल जॉब है और इंजीनियरिंग इसमें बहुत इन्वॉल्व है, इसलिए सारे स्टेशंस का एक चीफ होता है, चीफ इंजीनियर होता है, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल की रैंक का होता है। वो इंजीनियरिंग चीफ जो होता है वो सारे यानी जितने भी स्टेशन 146 स्टेशन हैं उनकी वो देख रेख करता है, उनका वो कमांडर इन चीफ होता है, उसको चीफ इंजीनियर बोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे चीफ इंजीनियर एंड रीजनल इंजीनियर्स होते हैं। एक तो इंजीनियरिंग इन चीफ होता है जो कि सारे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स का देख रेख करता है, उसके अंडर जो होते हैं चीफ इंजीनियर्स और रीजनल इंजीनियर्स होते हैं, तो वो वहाँ पे काम करते हैं। द रीजनल स्टेशंस और एआईआर के अंडर के कंट्रोल में आ जाते हैं, डायरेक्टर जो वहाँ के होते हैं उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, और असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर्स और प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव्स भी डायरेक्टर के कंट्रोल में वहाँ पे आ जाते हैं, जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया कि ये कैसे करते हैं। भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो भारत को 1947 में जो नेटवर्क स्टेशंस थे वो कुल 6 मिले थे, और उनमें जो ट्रांसमीटर्स थे वो 18 ट्रांसमीटर थे कुल, और उनका कवरेज एरिया सिर्फ उस वक्त 2.5% था, और एरिया सिर्फ 11% पॉपुलेशन का था। तो एआईआर के पास इस वक्त जो है 223 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स है, 143 मीडियम फ्रीक्वेंसी यानी मीडियम वेव के, और 54 हाई फ्रीक्वेंसी के शॉर्ट वेव के, और 161 एफएम ट्रांसमीटर्स हैं जो कि कवरेज करते हैं 91.42% पॉपुलेशन को और एरिया को। इस सब का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये सारा काम होता है। प्रसार भारती बोर्ड जो है, जो कि ओवरऑल सुपरविजन करता है पॉलिसीज़ का, और ये सुनिश्चित करता है कि जो दायित्व इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने उसको सौंपा है कि लोग इन्फॉर्म हों, वो एजुकेट हों, और उनको एंटरटेनमेंट मिले और उनको एंटरटेन किया जाए, उसकी सुनिश्चितता को सुनिश्चित करने के लिए प्रसार भारती बोर्ड जो है काम करता है। इसका जो सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, वो एक चेयरमैन होता है जो कि पार्ट टाइम होता है, और उसका टेन्योर जो होता है वो 3 साल का होता है। उसके बाद सीईओ होता है जो कि वहाँ पे काम करता है, उसके जो कि जिसको कि रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टर जनरल, और मतलब डायरेक्टर जनरल रिपोर्ट करते हैं। मेंबर फाइनेंस होता है, एक मेंबर पर्सनल होता है, इनका टर्म 6 ईयर्स का होता है, वो फुल टाइम होते हैं, और मेंबर प्रोग्रामिंग भी है आप। और पार्ट टाइम मेंबर्स में
जो है वो 6 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं और वो 6 इयर्स टर्म के लिए होते हैं, जो कि जो भारत में अच्छे अच्छे आर्ट एंड कल्चर के फील्ड से है, साइंस से है, अलग अलग स्ट्रीम्स से जो लोग होते हैं या पत्रकारिता से है, उन लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। और ये 6 मेंबर पार्ट टाइम मेंबर होते हैं और इनका टेन्योर जो है वो 6 ईयर्स का होता है। इसके अतिरिक्त जो है एक DGAIR एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है और DG दूरदर्शन एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। ये बोर्ड बनता है, ये नीतियाँ जो है उनको लागू करने में खास काम करता है प्रसार भारती बोर्ड। तो इसकी देख रेख में जो गवर्नमेंट की नीतियाँ होती है उनको इम्प्लीमेंट करना इसका काम होता है और उसके हिसाब से इसको सारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना इसका काम होता है। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है और मुझे इजाज़त दीजिए। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अभी हम लॉकडाउन में ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। मैं आपको वीडियोस और मेरा आपसे सबसे ये आग्रह है कि आप अपने जो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ शंकाएँ रह जाती है, उनको आप मेरे ईमेल आईडी पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, उस पे मुझे भेजा कीजिए और इस वीडियो के बारे में मुझे अपनी राय दिया कीजिए। इसको मैं कैसे और अच्छा बनाऊँ उसके बारे में मुझे बताते रहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।